नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब एक बार फिर एक नई महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई है मोहम्मद अली जिन्ना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल हरदोई की एक सभा में जिन्ना को आजादी का नायक बताया था, जिस पर आज पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान शर्मनाक है। योगी ने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करने के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोहपुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर एक बयान दिया और अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अखिलेश को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुलना कर दी है जिन्ना की पटेल से। अब देखिए, इसके ऊपर एक पर एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी और आ रही हैं। नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आपको सुनाते हैं क्या वो कह रहे हैं। कोई आजादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है। अरे आजादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश 2 टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहां के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चीजों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अब अलग हो गया, अब उसके लिए इस सब चीजों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, वो एक अलग बात है। और महाराष्ट्र में ड्रग केस की जांच के बाद शुरू आरोपों की कहानी ने अब पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज ड्रग पेडलर से, यानी कि जो ड्रग बेचने वाले हैं, उनसे बीजेपी के कई नेताओं के संबंध होने के आरोप लगाए हैं। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनके इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता है। जवाब देने में फडणवीस ने भी बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं, जिसके सबूत वो जल्दी सब लोगों के और मीडिया के सामने रखेंगे। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने फुलझड़ी जलाई तो बम जरूर फूटेगा। फोटो को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये 4 साल पुरानी तस्वीर है, जिसे रिवर एंथम की टीम ने खिंचवाई थी। और हमें लगता है हल्दर जी, आप कब बने मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिस पद पे बैठे हैं मैं आपसे विनंती करता हूं। वानखेडे कुटुंबीय सातत्यानं राजकीय लोकांच्या भेटी घेत आहे। याच्या आधी किरीट सोमय्या यांची भेट घेतली होती, आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेते। कसं बघता या भेटींकडे तुम्ही? नहीं, आठवले साहेबाला ते भेटले। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं
सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, अब ये जो पूरा मामला है ड्रग से नेताओं के कनेक्शन, इसने बहुत राजनीतिक रूप ले लिया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नवाब मलिक बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, फडणवीस ने भी देर नहीं की है जवाब देने में। और अब ये माना जाए कि इसमें अब बहुत सारी परतें खुलेंगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये इसके बारे में और किस तरह का विस्तार, क्या जानकारी है कि क्या राजनीति है? नवाब मलिक के आरोपों की जो झड़ी है वो रुक नहीं रही है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी एनसीबी से, जो उन्होंने क्रूज शिप मामले में कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद वो चली गई एनसीबी में नवाब मलिक के विरुद्ध समीर वानखेड़े हो गई। उसके बाद फिर से एनसीबी वर्सेस एनसीपी हो गई। लेकिन अब नवाब मलिक ने इसको बीजेपी की तरफ पूरा रुख मोड़ दिया है और खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को आज निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि जो इनके संबंध है वो ऐसे एक ड्रग पैडलर से हैं जो कि मामले में गिरफ्तार है और उसे संरक्षण मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने एक और आदमी का नाम दिया, नीरज गुंडे का भी। उसी संदर्भ में अब बयान आया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जिनका ये कहना है कि नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से रहे हैं और इन्होंने ये छोटी एक फुलझड़ी छोड़ी है, मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा और पूरे जो सबूत हैं वो मैं ले जाकर जो एनसीपी अध्यक्ष हैं शरद पवार के सामने रखूंगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो एक गंभीर तरीके से जो शुरुआत हुई थी, एनसीबी ने जो आरोप लगा था कि फर्जीवाड़ा किया है और गलत तरीके से लोगों को फंसाया गया है, अब वो मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो चुका है। तो इस संबंध में देखें तो जो गंभीर जो आरोप था जिसमें कि समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं घिरे हुए थे, अब वो जो है कि एक तरफ चला गया है मामला और पूरा मामला राजनीतिक रंग लेने की वजह से आरोप प्रत्यारोप की दौर जो शुरू हो चुका है और बीजेपी की तरफ से भी अब दूसरे नेता पलटवार कर रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं। तो मामले में गंभीरता कम आ गई है, राजनीति ज्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस पे काफी राजनीति हो रही है और एक एक करके राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप भी सामने आएंगे। धन्यवाद आपका सुनील। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं कि ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन बीजेपी नेताओं से हैं, लेकिन इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अब उन्होंने एक छोटी सी जो फुलझड़ी जिसे कहते हैं वो शुरुआत उसकी की है, तो फिर आगे बम भी फूटेगा। और उनके कनेक्शन कैसे, यानी कि नवाब मलिक के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से क्या है वो सामने लाएंगे। तो देखिए अभी इसमें क्या क्या बातें सामने आती हैं। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। एनआईए की एक विशेष अदालत ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट के लिए सभी 9 दोषियों में से 4 दोषी को फांसी और 2 को उम्र कैद दी है और 10 और 1 को 7 वर्ष की सजा सुनाया है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को तब गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान 6 लोग की जान गई थी। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है
4 लोगों को फांसी हुई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, नौमान अंसारी, और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, उमैर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी। 10 साल की सजा 2 लोगों को है, अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को, और इफ्तिखार को 7 साल की सजा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, 2013 की इस मामले में अब एक तरह से अब फैसला आया है, सजाएं हुई हैं, फांसी की सजा भी हुई है। इस मामले से जुड़ी जो पेचीदगियां थीं और अब जो इसमें फैसला आया है उसके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस मामले में जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे उनके अनुसार ये एक्सपेक्टेड लाइन पर यह फैसला है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2013 27 अक्टूबर को जब ये ब्लास्ट गांधी मैदान के 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ था, तो उसके पहले पटना स्टेशन पे भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक इनका साथी मारा भी गया था और एक घायल हुआ था। उसी घायल आरोपी जिसको आज उम्र कैद की सजा मिली है, उसी के निशानदेही पर ये पूरा मामला जो है कुछ ही दिनों के अंदर या कहिए कुछ ही घंटों के अंदर जो है डिटेक्ट हो गया था। और आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए जो है अब तक का सबसे आसान मामला ये रहा था, जिससे न केवल पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट का पूरा उद्भेदन हुआ था, बल्कि साथ ही साथ बोधगया मामले का भी, जिसको एनआईए क्रैक नहीं कर पा रही थी। गांधी मैदान ब्लास्ट में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो सीरीज ऑफ गिरफ्तारियां हुई थी, उसके कारण जो है दोनों मामलों का जो है एक तरह से एनआईए को क्रैक करने में न केवल सहूलियत हुई बल्कि बहुत बड़ी सफलता मिली थी। इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 2 से 3 महीनों के अंदर एनआईए ने सबको गिरफ्तार किया था। इसमें आईबी की भी भूमिका काफी अहम रही थी, क्योंकि आईबी शुरू से सक्रिय रहा था और अंत तक उसने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में उनके अधिकारियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज का जो फैसला है, निश्चित रूप से न केवल 4 को फांसी की सजा हुई है, बल्कि 6 लोगों को, जो 2 अन्य लोग भी जो हैं उम्र कैद हुई है, जिनको फांसी की सजा भी हुई है, उनको उम्र कैद की भी सजा अन्य धाराओं में मिली है। तो आप कह सकते हैं कि नगमा की जब वो अपील में जाएंगे तो शायद ही जो एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनका कहना है कि इस मामले में बहुत ज्यादा रिलीफ की गुंजाइश नहीं बचती है। नगमा, धन्यवाद आपका मनीष। तो इस मामले में बहुत ज्यादा रिलीफ की गुंजाइश जो है वो नहीं है और जो मामला था उसमें सजाएं हो गई हैं। अब इसके बाद ये मामला 2013 का है, जब उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। पटना के गांधी मैदान में ये ब्लास्ट हुआ था, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की ये घटना है। गांधी मैदान ब्लास्ट में अब सजा हुई है। 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी गांधी मैदान में जो धमाके हुए थे, और इस केस में 9 दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है। और एक बार फिर अब बात उत्तर प्रदेश के महाभारत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल हरदोई की एक सभा में जिन्ना को आजादी का नायक बताया था, जिस पर आज पलटवार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा अध्यक्ष का यह बयान शर्मनाक है। योगी ने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी, जिसमें अखिलेश यादव जो है सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं, और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल खान, एग्जीक्यूटिव एडिटर। कमाल, क्या अखिलेश यादव इसको लेकर माफी मांगेंगे? क्योंकि जिस तरह की का हंगामा शुरू हुआ है, इसके ऊपर सियासत शुरू हुई है और एक तरह से यूपी के चुनाव में अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। तो जिन्ना की जो एंट्री है, पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था जिस वक्त अखिलेश यादव ने जिन्ना के बारे में बातचीत की, और क्यों वो इनको सामने लाए? उन्हें क्या फायदा नजर आया इसमें कि वो जिन्ना का को मेंशन करें? और अब इस बात को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है अब आगे इसमें अब यूपी चुनाव में ये एक अहम मुद्दा बन जाएगा? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव ने जिन्ना को आजादी का नायक नहीं कहा था। जिन्ना का नाम एक सेंटेंस में एक बार आया था। वो पूरी स्पीच सरदार पटेल के ऊपर थी और ज्यादा एम्फेसाइज उन्होंने ये किया था कि कैसे सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद।
तो उन समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि यह मुद्दा उठाया जाए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, वो उसके खिलाफ थे, इसलिए उस मुद्दे को घुमाते हैं। अखिलेश यादव ने जो सेंटेंस कहा था वो ये कहा था, उसका मतलब था कि गांधी, नेहरू, जिन्ना और पटेल इन सब ने लंदन में एक ही संस्थान से पढ़ाई की थी। तो ये लंदन में ये 4 इंस ऑफ कोर्ट हैं, ये अलग अलग इंस हैं जो बैरिस्ट्री की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। जिन्ना ने उसमें लिंकन सिंह में पढ़ा था, जो गांधी जी हैं उन्होंने इनर सर्कल में पढ़ा था, इनर टेम्पल में पढ़ा था, नेहरू ने इनर टेम्पल में पढ़ा था, और जो पटेल हैं उन्होंने मिडिल टेम्पल में वहां पे पढ़ाई की थी। तो ये संस्थान, एक ही संस्थान के ये पार्ट हैं जो लॉ की पढ़ाई कराते हैं। वो कह रहे थे वहां से पढ़ के आए और आजादी दिलाई। अलग से उन्होंने जिन्ना का नाम नहीं लिया था, ये 4 लोग एक साथ उन्होंने नाम लिया कि ये सब एक संस्थान के पढ़े हुए हैं। तो बीजेपी का कहना है कि वो जिन्ना जो देश को तोड़ने वाले थे, भारत को बांटने वाले थे, उनसे देश के नायक की तुलना नहीं कर सकते। तो यहां अखिलेश यादव तुलना नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉलेज बता रहे हैं कि कहां से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। और अखिलेश यादव इतिहास में से उनका कॉलेज नहीं बदल सकते कि वो कह दें कि नहीं जिन्ना ने कहीं और पढ़ा था, पटेल ने कहीं और पढ़ा था। इसके अलावा उस पूरी स्पीच में जिन्ना का कोई जिक्र नहीं है। तो कमाल, लेकिन जो कहा जा सकता है कि योगी जी हैं उन्होंने कहा है कि ये तालिबानी सोच है। जी बिल्कुल, मैं यही पूछ रही थी कि जब जिस तरह से आपने इस पूरी बात को बताया, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ जानना जरूरी है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं और जिन बातों को तूल दिया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस बात को उठाया है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए, कैसे वो पटेल से मुकाबला कर सकते हैं जिन्ना का, तो ये संदर्भ सामने रखना जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव ने। क्या वाकई उन्होंने जिन्ना को आजादी का नायक बताया है या उनकी तुलना जो है वो पटेल से की है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये गलत है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को तूल दिया जा रहा है तो बेकार में ये बात या एक मुद्दा बना है, पर क्या ये मुद्दा बनेगा? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि सिर्फ जिन्ना ही मुद्दा नहीं है। अभी तो अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने 29 तारीख को तो उन्होंने एक भाषण में कहा, जिसका मतलब था कि मुगलों की हुकूमत के बाद पहली बार 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तब लोगों को यहाँ एहसास हुआ कि ये अपने लोगों की सरकार है, या राम जन्मभूमि कहाँ है, कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, कुछ इस तरह की बात। तो उसका मतलब है कि मुगलों की, अभी तक जनता ये समझ रही थी कि मुगलों की सरकार ही चली आ रही है। जो पहले मुगल बादशाह थे बाबर, उनको मरे हुए 491 साल हो गए, और जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको रंगून गए हुए 161 साल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, क्या आप उनको वोट देंगे? कार सेवकों पे गोली जो है 31 साल पहले चली थी, और जिन्ना की वफात हुई, जिन्ना की मौत की मृत्यु हुई है 73 साल पहले। तो क्या कारण है कि 491 साल पहले जो हुआ, 161 साल पहले जो हुआ, 73 साल पहले जो हुआ, उसकी बात चुनाव में क्यों उठाई जा रही है? तो विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये जो गैस है, ये पेट्रोल है, ये महंगाई है, जो लोगों की जॉब चली गई है, इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इतिहास से गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जी, तो ये इतिहास से गड़े हुए मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं और जिस तरह की महंगाई है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं लगातार अपने चैनल में कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बड़े हैं, दिवाली का मौका है, त्योहारों में लोगों की जेबें खाली हैं, ये हालत है, लेकिन मुद्दे ये नहीं बन रहे हैं, लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे हैं। पर आपको लगता है कि जो अभी मुद्दा उठाया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये जिन्ना का ही मुद्दा अगर हो, ये समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी इसमें फंसी हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये वक्ती तौर पे ऐसा होता है। अब ये देखने से पता चलेगा। अब जैसे केशव मौर्य ने तो अखिलेश यादव को कहा कि उनको जो है अखिलेश अली जिन्ना कहना चाहिए हमको। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि शायद अखिलेश यादव के लिए कि शायद आपने भारत पाक क्रिकेट के बाद, उनकी जीत के बाद कुछ फुलझड़ियां जलाई होंगी। तो एक चीज ये भी होती है कि ये जो हम आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि कौन कौन से
उनका जो लीगल सिस्टम है उसमें पढ़ाई के कौन से इंस हैं, किसने कहाँ पढ़ा, उन्होंने क्या बोला, शायद पब्लिक के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इतना रैशनल तरीके से सोचे या एनालाइज करे या रिसर्च करे कि किसने क्या कहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी तह तक पहुंचने के लिए। तो चुनाव में इस तरह की चीजें फायदा करती हैं पर्सपेक्टिव बनाने में कि ये जिन्नावादी हैं। केशव मौर्य ने कहा कि ये नमाजवादी है, इनकी सरकार जो है नमाजवादी है। तो अब ये नमाज शायद उनकी नज़र में कोई बहुत बुरी चीज़ होगी। आज के माहौल में किसी को ये कहना कि यह नमाजवादी है, अब भाई नमाज भी एक पूजा की पद्धति है, उससे किसी और धर्म का कोई टकराव नहीं है। लेकिन चुनाव के टाइम पे इस तरह के मुद्दों से ये बात सही है कि जो मौजूदा लोगों की मुश्किलें हैं उनसे ध्यान भटकाने में फायदा होता है कि धर्म जो है, ये सही बात है जो मार्क्स ने कहा था जी, वो आज महसूस होता है कि वो कई बार अफीम की तरह काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अफीम की तरह काम करता है ये जनता के दिमाग पे, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनसे शायद ध्यान भटकाया जाए और इस तरह से इतिहास से पुरानी बातें उठाकर उसमें उलझाया जाए जनता को। शुक्रिया आपका कमाल। तो यूपी में एक नया मुद्दा छिड़ गया है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये जरूर है कि चुनाव में इसे लेकर एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव जो है वो बनाया जाता है। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद चुनाव से ही जुड़ी दूसरी खबरें, कैसे केजरीवाल नए ऐलान कर रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तीसरी गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर ही लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो ये है केजरीवाल के नए ऐलान। लेकिन एक बात जो जनता पर सीधे असर डाल रही है वो है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। देश के करीब सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार है और महानगरों में सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में है, जहां पेट्रोल का दाम 115 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 106 रुपए लीटर से ज्यादा। देश में पेट्रोल और डीजल के सबसे ज्यादा दाम श्री गंगानगर में है। यहां पर पेट्रोल 122 रुपए और डीजल 113 रुपए लीटर पार है। पिछले 30 दिनों में डीजल के दाम में 9 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 27 दिनों में पेट्रोल प्रति लीटर 8.5 रुपए महंगा हुआ है। आज सोमवार 1 नवंबर 2021 है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के अंदर 110 रुपए के करीब, 110 रुपए लीटर के करीब पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। ये देखिए 109 रुपए 69 पैसे 1 नवंबर 2021 को ये दाम पेट्रोल के हो गए हैं, लगभग 110 रुपए लीटर मान लीजिए। और डीजल भी 98 रुपए 42 पैसे। बस ये समझिए बस 1-2-3 दिन में जिस हिसाब से चल रहा है ये भी जो है सैकड़ा ठोक देगा। देश के कई शहरों में पहले ही डीजल 100 रुपए से ऊपर हो चुका है। पिछले एक महीने के अंदर पेट्रोल डीजल 7 से 8 रुपए लीटर महंगे हो चुके हैं। आज भी 35 पैसे की पेट्रोल डीजल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन से ही 70 रुपए के करीब चल रहा था, 6 महीने में 110 पहुंचा दिया इन्होंने। हाँ, पिछले महीने भर में तो 7-8 रुपए तो पिछले महीने भर में हो गया। पिछले लॉकडाउन पिछले 6-8 महीने में 70 रुपए से 110 रुपए पहुंचा दिया इन्होंने। आप पेट्रोल को कह रहे हो, आप ऊपर से लेके सारी इंडस्ट्रियल आइटम तक देख लो ना, सारी चीजें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिसोदिया वो कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ेंगी तो कुछ चीजें और भी तो महंगी होंगी। आप कृपा ना करो, ना बढ़ाओ तनख्वाहें, हमारे पे एहसान ना करो। कैसे पहले हम लोग पूरे दिन घूमते थे गाड़ी में, हमारा रियल एस्टेट का काम है। हाँ। अब एक दिन गाड़ी लेके जाते हैं, एक दिन मेट्रो से जाते हैं, काम चल नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, वो ये कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है लोगों की
तो कुछ चीजें महंगी भी तो होंगी। आमदनी कहाँ बढ़ी, उससे ज्यादा महंगाई है, हर चीज पे महंगाई है, हर चीज पे महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज में चल रहा है अभी। कुछ लोगों को लगता है कि देश के लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल की आदत पड़ चुकी है। सच बात यह है कि आदत कुछ नहीं पड़ी है, बल्कि लोगों की मजबूरी और जरूरत दोनों हैं, जिसकी वजह से लोग महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल बदस्तूर खरीद रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला ही रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण से जुड़ा सम्मेलन 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो में हो रहा है। इसे COP26 के नाम से जाना जाता है। अभिनेत्री और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली दिया मिर्जा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और दुनिया को इससे तभी बचाया जा सकता है जब सभी लोग मिलकर साथ आएं और अपना योगदान दें। Climate change is real, and it is evident with the increased frequency and intensity with which we are experiencing forest fires, floods, storms, rising sea levels caused by melting ice caps, droughts, water stress, changing crop yield, habitat degradation, extreme weather phenomena like heat waves and extreme cold. What is also evident is that all of us are impacted by this, and that global warming is causing increased inequalities. The recent 6th IPCC report brought home more starkly the truths we have known for years, that our current state of efforts will not stop global warming. And unless each and every one of us doesn't acknowledge the urgency with which we need to demand climate action and bring changes in our personal choices towards leading more sustainable lives, time is running out.